जी जी, शुरू करिए। शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 745 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण कुमार सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है क्लिनिकल केसेस यूजिंग मेंटल सिम्टम। तो मैं सर से गुजारिश करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। जी, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो IFPH जैसी बहुत ही सम्मानित संस्था का बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो मैं सभी सम्मानित जो पदाधिकारी हैं उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज के इस सेशन के लिए आमंत्रित किया। तो थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन जो है हम स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली जो मेरा बैकग्राउंड है वो ऐसा है कि मेरी स्टार्टिंग जो है होम्योपैथी में वो माइंड मेथड से ही हुई है। लेकिन पिछले 15-16 साल से मैं कंटिन्यूसली माइंड मेथड में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से मैं दूसरे मेथड्स को भी पढ़ रहा हूँ। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि होम्योपैथी सभी मेथड से बियॉन्ड है। तो वो हम लोगों की लिमिटेशन होती है कि हमको कोई मेथड फेमिलियर लगता है, कोई ज्यादा सुटेबल लगता है। लेकिन होता क्या है कि होम्योपैथी होम्योपैथी है और वो सभी मेथड्स के बियॉन्ड है। तो हमको सभी को साथ मिलके, हर मेथड कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सभी को साथ मिलके एक दूसरे की जो प्लस पॉइंट्स हैं उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन आज के केस के साथ। और उसके बाद सर प्लीज मुझे शेयर का ऑप्शन बताइए, मैं स्लाइड कहाँ से शेयर करूंगा। ये पहले तो नीचे होता था, अभी नीचे नहीं दिखा रहा है। PPT शेयर जी का सर। ऑप्शन प्लीज। हाँ, शेयर का नीचे ऑप्शन ही होगा सर जहाँ पे ऑप्शन। वीडियो ऑन करने का है ना, उसी के बगल में एक एरो करके होगा और ये शेयर लिखा जी होगा। जी 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 जी, मिल गया सर। हाँ, उसको हम्म, करिए। फिर आपसे आपसे लैपटॉप में कुछ परमिशन मांगा जाएगा। वहाँ पे स्क्रीन आएगा कि आप क्या शेयर करना चाहते हैं, तो इंटायर स्क्रीन कर दीजिएगा या स्क्रीन। जी इसके सर। बाद कुछ अगर आपका लैपटॉप में कुछ होगा सिक्योरिटी तो परमिशन मांगेगा, अलाउ कर दीजिएगा। हो गया सर जी। स्क्रीन दिख रही है सर। ओके सर, थैंक यू सर। पावर पॉइंट पे आइए जी। वो नहीं हो रहा है सर। सर यहाँ पे देखिए, सबसे ऊपर में देखिए फाइल होम इंसर्ट करके लिखा हुआ है ना। तो हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, उसमें नहीं जाना है सर। ये एरो दबिए, बैक जाइए। ओहो, आप अथी में आइए, फिर पावर पॉइंट यहाँ पे नीचे जो आपका डेस्कटॉप में है, टास्क बार में, हाँ पावर पॉइंट क्लिक करिए जी। बैक जाइए इसमें एरो वाला से। एरो वाला जो है होम के ऊपर में एरो है, हाँ। यहाँ पे देखिए वही सब में जो होम वाला था ना, उसी में देखिए इधर आइएगा, बढ़ते जाएगा तो एक स्लाइड शो लिखा हुआ है। रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, एनिमेशन, तो स्लाइड शो पे क्लिक करना है आपको। ये वाला है ना सर? अच्छा, ये जी स्लाइड जी शो जी। जी सर। फ्रॉम बिगनिंग, यहाँ पे नीचे आ गया फ्रॉम बिगनिंग जी सर। हाँ। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये जो एक केस है, ये मतलब एक फीमेल होम्योपैथ हैं। उनका मैंने मतलब काफी साल पहले उनको ट्रीटमेंट दिया था, फिर उसके बाद उनकी बेटी को भी दिया था। तो अभी 2 साल पहले की बात है। तो उनके हस्बैंड को हाई ब्लड प्रेशर का इशू हुआ था, तो उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने बताया कि उनको ये जो दिक्कत है कुछ समय से चल रही है। तो एक दिन उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। इससे पहले वह एक फेमस आयुर्वेदिक ब्रांड की मेडिसिन ले रहे थे कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए। ठीक है। तो मतलब वो एलोपैथ आयुर्वेदिक मेडिसिन एक
फेमस ब्रांड का इसलिए ले रहे थे कि देश का पैसा देश में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। बीच में इनका ब्लड प्रेशर इतना शूट अप हो गया, 220, 210, और एकदम से इनकी बॉडी ट्रेम्बलिंग करने लगी, चेहरा लाल हो गया। तो इनको इमरजेंसी में एडमिट किया गया। 2 दिन पहले फिर वैसा हुआ, मतलब एक बार पहले हुआ और जब कॉल किया था तो 2 दिन पहले फिर दोबारा सेकंड टाइम वैसा ही हुआ कि एकदम घबराहट, बेचैनी होने लगी, बॉडी कांपने लगी, चेहरा लाल हो गया। इनकी एलोपैथिक मेडिसिन चल ही रही है। फिर मैंने सोचा कि इनकी बात आपसे करवाती हूँ, कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ही आपसे। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपके हस्बैंड को फोन दीजिए। तो हम दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई और मैंने पूछा, जी बताइए सर। तो उन्होंने बोला, अभी तो मैं बेटर हूँ जी, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर की स्टार्टिंग ऐसे होती है कि इंटरनली, और ये सेंटेंस उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, मेरा बॉडी टेम्परेचर डाउन होता है, बिकॉज आज चेक किया तो मेरा टेम्परेचर 97 चला जाता है। उसके बाद मुझे शॉर्ट ऑफ ट्रेम्बलिंग होती है और उसके बाद फिर पाल्पिटेशन होती है कि ये क्या और क्यों हो रहा है। पाल्पिटेशन के बाद फिर बीपी शूट हो जाता है। फिर मन में विचार आने लगते हैं कि आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये क्यों हो रहा है। अभी तक 2 बार हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है, तो वह तो अपना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर उन्होंने मेरे को बताया अभी वो कि जैसे एसिडिटी का इंजेक्शन देते हैं और कौन 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 सा देते हैं, ऐसे 1 2 3 इंजेक्शन का नाम भी बताया। तो मुझे आपसे ये डिस्कस करना था कि अगर ऐसी प्रॉब्लम दोबारा अराइज होती है तो मुझे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या मेडिसिन लेनी चाहिए। उस दौरान ट्रेम्बलिंग होती है और बॉडी में एक वाइब्रेशन होती है। उस समय मन में यही आता है कि ये क्यों हो गया। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने आज तक सर दर्द की भी टैबलेट नहीं खाई है। अपनी लाइफ में बचपन से लेकर आज तक कभी टैबलेट नहीं खाई। तो ये दिक्कत मुझे कैसे अचानक हो गई, यही सोच सोच कर परेशान होते रहता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन था कि आप परेशान क्यों होते हैं सर। तो उन्होंने बोला कि यही सोचकर परेशान होता हूं कि बेबी हमारा छोटा है। एक बेटी है जो 10 साल की है। हमारे पेरेंट्स हैं नहीं, और भाई बंधु जो हैं, मतलब उनके जो रियल भाई हैं, ब्रदर हैं, वो अपनी फैमिलीज के साथ अलग रहते हैं। हम यहाँ पर अकेले हैं, इसलिए केयर करने वाला कोई है नहीं। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही उन्होंने आगे बोलना स्टार्ट कर दिया, और बिजनेस में। और फिर मतलब मैं क्वेश्चन अपना कंप्लीट नहीं कर पाया, स्टार्ट ही किया था, तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, तो उसके लिए उन्होंने सॉरी बोला कि सॉरी टू इंटरप्ट यू। अप्स एंड डाउन देखो आते रहते हैं, कोई काम करेंगे तो लोग पैसे लेकर भागेंगे भी, और ये इशू हमको भी आ रहा है। और लॉकडाउन के बाद तो बहुत ज्यादा लोग पैसे लेकर भाग गए। भाग भी क्या गए, अपने खर्चे करने के लिए तो उनके पास सब कुछ है, और हमारी पेमेंट लेने के लिए हम जाते हैं तो बोलते हैं कि हम दे देंगे। हम कौन सा भाग रहे हैं, हम क्या चोर हैं। और सोशल मीडिया पर नई गाड़ी लेकर उसकी फोटो डालना, या कहीं घूमने गए हैं तो उसकी फोटोज डालना, इन सब के लिए उनके पास पैसे हैं। और ये सब देखकर और परेशानी होती है कि उनके पास इन सब चीजों के लिए पैसे हैं, लेकिन हमारी पेमेंट देने के लिए पैसे नहीं है। तो फिर मैंने उनको बोला, जी एक तो आपकी बेटी सुगंधा की एज कम है। तो इस पर पेशेंट ने बोला ना मेरे को, आपको उसका नाम पता है, हंसते हुए बोला, सो नाइस टू लिसन। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी वाइफ को मैं कई साल पहले ट्रीटमेंट दे चुका हूँ, फिर बेटी को भी दिया था, तो मेरे को पता था कि उनकी बेटी का नाम क्या है, और उनकी वाइफ के साथ मेरा ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है, तो मैं जानता हूँ थोड़ा। इनसे ये फर्स्ट टाइम बात हो रही थी, तो उनको ये अच्छा लगा। तो फिर मैंने बोला कि आपके मिजाज के बारे में बताएं। तो पेशेंट ने बोला, मिजाज मतलब मेरी आदतें। तो मैंने बोला, जी आपके नेचर के बारे में बताएं।
तो फिर उन्होंने बोला, जी मैं एक गॉड फियरिंग आदमी हूं, नोइंगली आज तक भला ही किया है किसी का अगर किया है। बाकी दुनिया में दो दो तरह के ही लोग होते हैं, एक वह जो किसी की डेथ होने के बाद बोलते हैं कि अच्छा हुआ चला गया, और एक वो जो बोलते हैं कि यार इंसान तो बहुत बढ़िया था, जैसा भी था। तो मैं पहले वाले लोगों की लिस्ट में अपना नाम नहीं लिखवाना चाहता हूँ। मतलब जैसे किसी की भी डेथ होती है ना, तो अक्सर हम देखते हैं कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तो उसके बारे में बुरा बोल रहे होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अच्छा भी बोल रहे होते हैं। तो इनका ये है कि जब मेरी डेथ हो, मेरे मरने के बाद जो मरने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा बोलते हैं कि यार ये अच्छा इंसान था, है ना, सबके लिए मदद के लिए हेल्प करने के लिए हमेशा खड़ा रहता था, तो मैं उस तरह की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। दुनिया से तो सभी चले जाते हैं, एक इंसान भी और एक जानवर भी। लेकिन जो दूसरी लिस्ट वाले लोग हैं कि नहीं यार इंसान तो बढ़िया था, वक्त पड़ने पर सबके साथ खड़ा रहता था, तो नोइंगली किसी का बुरा नहीं किया। मेरी सोच ये है कि चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कम से कम इंसान तो है ना सारे। और हो सकता है कि कुछ जनरेशन्स पहले हमारे फोर फादर्स एक ही हों, और कुछ जनरेशन्स आते आते ये गैप पड़ गया कि आप कहीं पहुंच गए और मैं कहीं पहुंच गया। यही सोच रखकर गॉड से डर गॉड से डर कर काम करते हैं कि किसी का भला चाहे हो जाए लेकिन किसी का बुरा ना हो। बाकी जो इंसान के भेष में जहां आया है उसको तो वह सब सहना ही पड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण सॉरी जैसे भगवान कृष्ण भगवान राम जी आए, तो उनको भी वह सब सहना पड़ा जो हम सह रहे हैं। इंसान के रूप में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को बहुत दुख तकलीफ सब सहने पड़ते हैं जो हम सह रहे हैं, और पूर्व के कर्मों का फल भी सबको भोगना पड़ता है। जैसे हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, लेकिन अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो वह हमको चुकाना पड़ेगा। तो ऐसे ही प्रभु के साथ हमारे कर्म हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो वह अच्छे कर्मों से उनका फल देगा, और अगर बुरे करेंगे तो वह मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आएगा। ये सोच है मेरी। तो अभी तक अगर जो मैं केस हिस्ट्री आपको पढ़ के बता रहा हूँ कुछ समझ नहीं आया है, अगर कोई पूछना चाहते हैं केस को लेकर तो प्लीज आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि केस को समझ आना भी जरूरी है। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपको गुस्सा आता है। तो एक्चुअली क्या था ना, ये पेशेंट की टोन जो थी ना बहुत बढ़िया टोन थी, बहुत अच्छी टोन थी। तो जैसे ही मैंने उनकी बेटी का नाम लिया कि आप, एक तो आपको सुगंधा को लेके चिंता होती है और किसकी चिंता होती है, तो उन्होंने जिस तरह से मेरी तारीफ की थी, मतलब जो बोला था कि सो नाइस टू लिसन, तो मेरे को बहुत माइल्ड अफेक्शनेट इस तरह के इंसान लगे वो। तो इसलिए मैं वो चीज को कंफर्म करना चाहता था कि मेरे से बात करते हुए टोन इनका ऐसा है या ये सच में माइल्ड अफेक्शनेट इस तरह के इंसान है। तो उन्होंने बोला गुस्सा आता है लेकिन कंट्रोल में रखने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज अगर मैं बच्चे के ऊपर गुस्सा करूंगा तो उसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही है। तो अब ये चीजें होती है ना, आप दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो आपको ये मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने गुस्से के बारे में पूछा, उनके टेम्परामेंट के बारे में पूछा, लेकिन वो बताने के बाद एक लाइन जस्ट बोलने के बाद वो बच्चे के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने बच्चे को, अपनी बिटिया को कैसे ट्रीट करते हैं और उनका थिंकिंग क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं बच्चे के ऊपर गुस्सा करूंगा तो उसका अल्टीमेटली नुकसान हमें ही है। अगर हम बच्चे के सामने गाली देंगे तो वह वही सीखेगा, जैसे लोग माँ बहन की गाली देते हैं। मैंने आज तक एक बार भी घर में गाली नहीं दी। लोग कुत्ता कमीना भी बोल देते हैं, मैंने ऐसे वर्ड्स भी यूज नहीं किए कभी। हम जो एक्ट करते हैं
उसका असर बच्चे के ऊपर 80% होता है, और जो हम बोलकर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं उसका असर सिर्फ 20% होता है। ये मेरी सोच है अपनी। अगर आप घर पर झूठ बोलते हो और बच्चे को कहो कि झूठ मत बोलो, तो वह नहीं सीखेगा। जैसे कोई घर पर आ गया या किसी का फोन आ गया, तो मैं इस पॉलिसी का इंसान नहीं हूं कि अपनी वाइफ या बेटी को बोलूं कि आप उनको बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूं, बल्कि मैं खुद सामने से जाकर उसको बोल दूंगा कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। तो फिर मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, ये मेरे को कंफर्म हो गया, तो मैंने बोला कि बेसिकली आप बहुत माइल्ड इंसान है। तो उसने बोला मेरी बेटी 10 साल की हो गई और मैंने इन 10 सालों में आज तक उसको कभी थप्पड़ नहीं मारा। अगर कभी मारा भी है तो वह प्यार से मारा है, गुस्से वाला थप्पड़ नहीं मारा। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि प्यार वाला थप्पड़ भी कुछ होता है। ठीक है। तो फिर मैंने पूछा और बताएं आपके नेचर के बारे में। तो फिर खुद से बता रहा है वो, मतलब नेचर को छोड़ के थोड़ा नेचर से रिलेटेड भी है, लेकिन अभी वो फिर अपनी फैमिली के ऊपर चला गया है कि एक्चुअली हम 4 भाई और 4 बहनें हैं। मेरे जो 2 छोटे भाई हैं उनकी जो मैरिज है वो मैंने ही की थी। क्या मेरे माता और पिताजी की डेथ हुए 28 ईयर्स हो गए हैं। तो जैसे मुझे 200 ग्राम गोल्ड शादी में डाला गया था, तो मैंने छोटे भाइयों की शादी में 210 ग्राम, मतलब 10 ग्राम गोल्ड उनको ज्यादा ही डाला कि आप कल को ये सुना मत देना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, किसी भी पेशेंट को जब हम उसकी केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है, तो ये बहुत वाइटल होती है उसके सिमिलिमम के हिसाब से। अब जो छोटे भाई हैं वह बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे ये आप ध्यान से सुनिए, मतलब इनके जो पेशेंट हैं उनके फादर और मदर की डेथ, मतलब फादर 28 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो गई, और 2 साल के बाद मतलब 26 ईयर्स पहले उनके मदर की डेथ हो गई। तो उस टाइम पे जो सबसे 2 छोटे भाई थे उनकी शादी नहीं हुई थी, तो उनकी शादी इस पेशेंट ने ही की है। और उनका बिजनेस सेटअप जो किया है वो आगे आएगा जब ये बताएंगे कि हम सभी भाई जो हैं, हम सबकी अपनी फैक्ट्रीज हैं, अपना अलग से घर है, हम सभी के पास गाड़ियां हैं, बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो मतलब मैंने उनको 10 ग्राम सोना जो है वो ज्यादा डाला उनकी शादी में कि कल को आप ये बात सुना मत देना। अब जो छोटे भाई हैं वह बोल देते हैं कि आपको तो उतनी समझ ही नहीं थी। तो ये बात थोड़ा हर्ट करती है। यहाँ पे उन्होंने थोड़ा वर्ड यूज किया है, लेकिन सबसे ज्यादा हर्ट उनको बात यही करती है कि जिन भाइयों की मैंने शादी की, उनके बिजनेस, उनकी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करने में उनकी हेल्प की, वो आज मेरे को ये सुनाते हैं कि तुमको उतनी समझ नहीं है। मतलब दुनिया तो पता नहीं लोग तो पता नहीं कितने कितने पैसे कमा चुके हैं, करोड़पति हो गए हैं, अरबपति हो गए हैं, और आप आपको ये चीजों की इतनी नॉलेज नहीं थी। तो फिर मैंने पूछा कि सर क्या बात हर्ट करती है। तो बोले जैसे छोटे भाइयों के बिजनेस एस्टेब्लिश किए, उनके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ लिख गए, मतलब सब पालन पोषण हो गया उनका। तो फिर उन्होंने थोड़ा ट्रैक चेंज किया कि जा मेरे ही बच्चे हैं वो बड़े होकर बोले कि आपको तो अकल ही नहीं है। तो ये बात हर्ट होती है। भाई बोलते हैं कि लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, लेकिन हम टाटा बिरला तो बन नहीं सकते, लेकिन हम करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। अगर लाखों से बुरे हैं तो आप उन करोड़ों लोगों की तरफ क्यों नहीं देखते। ऐसे भी लोग हैं जिनके सर पर छत नहीं है, लेकिन हम सबका अपना अलग अलग घर है, अपना अपना बिजनेस है। एक रीजन ये भी है 10-20% हर्ट होने का। तो फिर मेरा क्वेश्चन था कि बेटी की चिंता के अलावा और कोई चिंता। तो उन्होंने बोला ऐसे तो बेटी को लेकर भी उतनी चिंता नहीं है, बिकॉज अगर बिकॉज मैं सोचता हूं कि अगर मेरे हाथों से उसका कन्यादान होना लिखा हुआ है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं लिखा तो नहीं होगा।
लेकिन फिर भी मन में विचार तो आते ही है ना। जैसे पिताजी मेरे दो भाइयों की शादी नहीं कर पाए, तो अगर प्रभु ने मेरे लिए भी ऐसा ही लिखा है तो ठीक है, जैसा प्रभु की इच्छा, हम कुछ कर नहीं सकते। तो फिर मेरा क्वेश्चन था कि मतलब आप सभी से प्यार मोहब्बत, मतलब सभी से अच्छा रिलेशन बना के रखते हो, प्यार बना के रखते हो। तो उन्होंने बोला ऐसा है जी, मैं कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखता हूं। जब तक आप मुझे नहीं छोड़ोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे आज मेरा एटीट्यूड है, 10 या 20 साल के बाद भी आप मिलोगे तो मुझे ऐसा ही पाओगे। आप ये नहीं कहोगे कि यार कल तो तू ये बात कर रहा था और आज ये बात कर रहा है। ये मेरी नेचर है खास। तो मतलब ये मेरी नेचर है, पेशेंट इतना बोल के भी छोड़ सकता है, लेकिन उसने बोला है ये मेरी नेचर है खास। ठीक है, तो ये खास वर्ड जो उसने बोला है ये इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मेरा दूध वाला भी है ना, जब तक वह दूध का काम करता रहेगा मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। आपसे मेरा रिलेशन बना है तो कहीं ना कुछ तो रिलेशन होगा ना इसका। अगर मैंने किसी का आ, पा, अगर मैंने किसी से पानी पिया है या कोई मेरे घर से पीकर गया है तो वह लिखा हुआ था उसका, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी इस नेचर के कारण कई बार मेरे करीबी लोगों से मेरा झगड़ा भी हो जाता है, क्योंकि वह बोलते हैं कि यार उसने तो तेरे साथ ऐसा किया था, मतलब ठीक नहीं किया था। तो मैं बोलता हूं कि ठीक है, उसने किया था, लेकिन हमें हमारी नेचर नहीं बदलनी चाहिए। यहाँ पे एक्चुअली उसका, उनके पेशेंट के जो वर्ड थे, ठीक है उसने वैसा किया होगा, किया था, लेकिन हमको हमारी फितरत नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है, उसने किया है तो उसकी कुछ मजबूरियां भी रही होंगी। बाकी आगे आप मिलोगे तो आप देखोगे कि सच में मेरी नेचर ऐसी ही है या नहीं। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन था कि हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत को लेकर क्या चिंता रहती है। तो उन्होंने बोला उसके लिए भी मैं धीरे धीरे अपने मन को समझा रहा हूँ। तो ये बेटी का मैटर जो है उसको लेकर भी बोल रहे हैं, अपनी बीमारी को लेकर भी बोल रहे हैं, और जो जिन लोगों ने उधार नहीं चुकाया उसको लेकर भी थोड़ा बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ हमारा वास्ता ही ना पड़े। तो ये अडेप्टेशन जो है पेशेंट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर प्रभु ने यही लिखा है तो उसको कोई बदल नहीं सकता। मतलब अगर मेरे किस्मत में भगवान ने ये बीमारी लिखी है तो इसको कोई बदल नहीं सकता। तो फिर मैंने पूछा कि कुछ लोगों ने आपका कर्ज नहीं लौटाया लेकिन आपका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है ना। तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे लोगों ने आपका कर्जा नहीं लौटाया, तो कहीं उसकी वजह से मतलब आपका बिजनेस तो सफर नहीं कर रहा है कि आपकी सेल अच्छी नहीं है, इनकम अच्छी नहीं है, तो आपको खर्चे वगैरह निकालने में दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने बोला कुछ लोगों ने, सॉरी जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुजारा अच्छा चल रहा है। उसमें भी क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ। तो ये फिर इंपॉर्टेंट है, वरना वो इतना बोलकर भी छोड़ सकते थे कि मेरा गुजारा अच्छे से हो रहा है, अच्छा काम है। तो उन्होंने बोला उसमें भी क्या है मैं आपको बता ही देता हूँ कि जब से मैं बिजनेस में हूँ, मतलब जब से मैं बिजनेस में आया, जब से मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, उसके कंपैरिजन और आज का जो टाइम है उसके कंपैरिजन आज लोगों की नीयत बहुत बदल गई है। अगर लोग पैसे काउंट कर रहे होते थे, मतलब पहले की बात है ये, तो वो मुझे देखकर पैसों को काउंट करना बंद कर देते थे कि अगर इसको पैसे देने से मना किया तो ये बुरा मान जाएगा। लेकिन अब लोग हमारे ही सामने पैसे दूसरे को देते हैं और दिखाते हैं कि ये देख, तेरे सामने हमने दूसरे को पैसे दे दिए और तुझे नहीं दिए। लोगों की नीयत अब इतनी खराब हो गई है कि आप शब्दों में उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि लोग इतने गंदे भी हो सकते हैं। तो फिर मेरा क्वेश्चन था कि फिर ऐसे लोगों से आपकी कहा सुनी नहीं होती है। अक्सर ऐसा होता है ना कि जिनसे हमने उधार लेना होता है, पैसा लेना होता है,
तो कई बार उनसे हमारी कहासुनी भी हो जाती है, नोक-झोंक भी हो जाती है, हम गर्म हो जाते हैं, गुस्से हो जाते हैं। तो पेशेंट बोला, कहासुनी तो हो जाती है कि तुम अपना वो पुराना समय भूल गए। ये इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों की मैंने अपने हाथ से फैक्ट्रीज लगवाई कि अगर काम नहीं चला आपका तो आप मुझे मेरा माल वापस कर देना। मतलब जिनको बचपन में हाथ पकड़कर चलना सिखाया, वही आगे से आंखें दिखाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि ये सब उनकी खुद की वजह से हुआ है, मेरा कोई इसमें मतलब रोल नहीं है। तो फिर मैंने क्वेश्चन था, ये एक छोटा लीडिंग क्वेश्चन था मेरे माइंड में, एक मेडिसिन थी तो उसके हिसाब से था कि जब आपको कोई झूठ बोलता है तो आपको इरिटेशन होती है। तो पेशेंट ने बोला, ऐसा है जी कि जानबूझकर सब जानते हुए भी अनजान बनना पड़ता है। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया कि एक कस्टमर से इन्होंने पेमेंट लेना था। तो जो उस कस्टमर ने जो डे जो दिन बोला था, फिक्स किया था कि आप इस दिन को मेरे से पेमेंट ले लेना, उस दिन इन्होंने कॉल किया उसको तो वो बहाना बना रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं हूं, मैं जम्मू गया हुआ हूं। तो लेकिन पीछे से उसका पोता आ, उनको आवाज दे रहा था, दादाजी दादाजी करके बोल रहा। तो ये समझ गए कि ये जम्मू नहीं है, ये यहीं पर है, लेकिन जानबूझकर झूठ बोल रहा है। तो इसलिए मतलब जानते हुए भी कि सामने वाला झूठ बोल रहा है तो भी हमें अनजान बनना पड़ता है। तो इसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, आपकी वाइफ से मेरी बात करवा दीजिए। तो फिर मैंने उनकी वाइफ से बात की कि अक्यूट स्टेट जब इनको कभी आता है तो ये चुपचाप लेटे रहते हैं या अपना काम करते हैं या आपको बताते हैं अपनी कंप्लेंट्स के बारे में। तो वाइफ ने बताया, नहीं नहीं, बताने से तो इनकी नाक नीची हो जाती है, ये तो कभी इनको हाथ वगैरह लग गया ना तो पता चलता है कि इनको फीवर है, 102 डिग्री फीवर होता है। ये बोलेंगे कि मेरी लेग्स में पेन हो रहा था इसलिए मैं लेट गया, तो पता चलता है। बिकॉज लेटने वाले तो ये है नहीं, अपनी दिक्कत बताने से इनकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है। अब ये बिजनेस वाली बात भी मुझे बताई नहीं, मतलब जो बिजनेस में लोग पैसे लेके भाग गए। हमने 3 कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लिया, सब इन्वेस्टिगेशंस भी हो गए। मैं जो पेशेंट की इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डालना भूल गया पीपीटी में। डॉक्टर ने बोला कि कोई बात है जो इन्होंने दिल पर लगा ली है। तो ये केस है। अभी कोई अगर ऐड करना चाहते हैं, कोई रेमेडी या रूब्रिक या कुछ एनालिसिस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, ठीक है। तो अगर केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप वो बोल सकते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आया है, नहीं तो फिर मैं डिस्क्लोज करके आगे बढ़ता हूँ। जी, ठीक है। तो देखिए, इसमें केयरफुलनेस और कॉशियस एंशियसली, ये दो रूब्रिक जो जैसे ही मैंने उनसे बात करना स्टार्ट किया, उनकी वाइफ को बोला कि आप उनको फोन दीजिए, बात करवाइए, दुआ सलाम होने के बाद, नमस्ते होने के बाद उनका जो स्टार्टिंग किया उन्होंने कि अभी तो मैं बेटर हूं जी, लेकिन अगर मेरे को दोबारा ये प्रॉब्लम अराइज होती है तो मेरे को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्या दवा लेना चाहिए। तो एक सिचुएशन आने से पहले कि ये 2 बार मेरे को अटैक आ चुका है, 2 बार मेरा बीपी इतना शूट अप हो गया है, अगर तीसरी बार होता है तो मैं पहले से ऐसे क्या क्या कदम उठा सकता हूं कि इसको मैं टैकल कर पाऊं, इसको मैं मैनेज कर पाऊं। तो वो होता है कॉशियस। जो सिचुएशन अभी आया नहीं है उसको आने से पहले हम जो स्टेप उठाते हैं वो होता है कॉशियस। ठीक है। तो कॉशियस एंशियस, तो ये रूब्रिक जो है, जैसे अभी किसी पेशेंट को दमा है, उसको दमा की दिक्कत है, तो उसको बार बार दमा का अटैक आता है, तो वो पंप लेता है उसके लिए। तो जो कॉशियस एंशियस पेशेंट होता है वो अपने पास एक से ज्यादा पंप रखेगा।
2 रखेगा, 3 रखेगा कि बाय चांस मेरे को अटैक आया और एक पंप ने काम नहीं किया, तो मेरे पास एक अल्टरनेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कॉशियस एंशियस हो जाता है। केयरफुलनेस जो होती है वो बीमारी के दौरान, या जो हमारा ऐसा पीरियड है जिसमें हम प्रॉब्लम में हैं, जिसमें हम दिक्कत में फंसे हुए हैं, उसके दौरान, ठीक है, केयरफुल रहते हैं हम, हर तरह से मतलब अच्छे से पूरा ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। और फिर दूसरा तीसरा रूब्रिक जो है, प्रेज स्वीट टॉकर्स। तो जैसे ही मैंने उनकी बेटी का नाम लिया तो बोले सो नाइस टू लिसन, और उनका टोन एकदम बहुत स्वीट था, बहुत बढ़िया था। तो ये जो मेडिसिन है, इसका पेशेंट जिस भी एज में हमारे पास आएगा, चाहे वो बच्चा है, अडल्ट है, हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, जिस भी रूप में आएगा, हम इसको बात करेंगे और थोड़ी सेंसिटिविटी के साथ बात करेंगे ना, थोड़ा सेंसिटिव होंगे अगर हम, तो हम ये बोलेंगे कि यार ये बहुत नाइस इंसान है, बहुत बढ़िया इंसान है, ऐसा बेटा, ऐसा भाई, ऐसा हस्बैंड, ऐसी वाइफ, ऐसा फ्रेंड, ये तो सबके पास होना चाहिए यार, सबका होना चाहिए, ऐसे बोलेंगे। और आगे का रूब्रिक जो है, एफेबिलिटी, जो केस में नहीं आया है लेकिन वाइफ ने बताया था कि हमारा जो दूध वाला भी है ना, ये उसको कोई दिक्कत आएगी उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे, साथ में ये बोलते हुए कि देख तू तो मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन अब तेरे को प्रॉब्लम आई है, तू अभी मुसीबत में है, तो देख मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ठीक है, तो ये एफेबिलिटी है। तो एफेबिलिटी क्या होता है, वो आपको मैं थोड़ा बता देता हूं। बीइंग प्लीजेंट एंड एट ईज इन टॉकिंग टू अदर्स, द क्वालिटी ऑफ बीइंग प्लीजेंटली इजी टू अप्रोच एंड टॉक टू, फ्रेंडलीनेस और वार्म पोलाइटनेस। आगे का रूब्रिक जो है, कम्युनिकेटिव। तो इस पेशेंट ने, आप दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे ना, तो इस पेशेंट ने जो भी पॉइंट मेरे साथ डिस्कस किया उसको बहुत अच्छे से मेरे को कम्युनिकेट किया है। मेरे को उसको समझने में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा, मेरे को कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने पड़े। और फिर आगे का रूब्रिक जो है, एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, जो उसने स्टार्टिंग में ही बोला कि जो मेरे भाई हैं वो अपनी फैमिलीज के साथ अलग रहते हैं, माता पिता की डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे केयर करने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज, चिल्ड्रन मतलब जो अपनी बेसिक नीड्स के लिए हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। वो उनका एज कुछ भी हो सकता है, वो बच्चे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, इवन बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जो हमारी ओल्ड एज के दादा दादी होते हैं, उनको भी हम ले सकते हैं अगर वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी नीड्स के लिए। तो उन सबको हम बच्चे बोलेंगे जो मैच्योर नहीं है। उसके बाद लॉन्गिंग गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। ठीक है, तो जो वो उन्होंने बोला कि मरने के बाद 2 तरह के ही लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो मरने वाले को बोलते हैं कि यार मर गया, अच्छा हुआ, मतलब ये बढ़िया इंसान नहीं था, अच्छा इंसान नहीं था। एक वो होते हैं जो उसकी तारीफ करते हैं कि नहीं यार इंसान बहुत बढ़िया था, जैसा भी था, लेकिन सबके साथ वो खड़ा रहता था जरूरत के टाइम पे। जब भी किसी को जरूरत आती थी, किसी के ऊपर कोई संकट आ गया, तो ये इंसान साथ में खड़ा रहता था। तो लॉन्गिंग गुड ओपिनियन ऑफ अदर्स। और अगला रूब्रिक जो मैंने लिया था वो लिया था मॉकिंग। जब मैंने उनको पूछा कि जिनसे आपने उधार लेना है और वो आपको इस तरह का एटीट्यूड दिखाते हैं कि देख मतलब तेरे सामने ही हम दूसरे को पैसे दे रहे हैं लेकिन तेरे को नहीं दे रहे, तो इन्होंने क्या बोला कि गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं उनको ये बोलता हूं कि तेरे को वो तेरा पुराना टाइम भूल गया कि जब मैंने तेरे को अपनी मतलब तेरा हाथ पकड़ के तेरे को चलना सिखाया, तेरी फैक्ट्री जो है वो मैंने एस्टेब्लिश करवाई। मैंने बोला तेरे को कि कोई बात नहीं, तू मेरा माल उठा, अगर तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा काम चलेगा नहीं, तो मेरा माल मेरे को वापस कर देना। तो वहां पे ये उसको मॉक कर रहे हैं। तो ये जो पेशेंट है इनको मैंने कार्सिनोसिन दिया था। पहला मेडिसिन जो मैंने इनको दिया था वो दिया था पोडोफाइलम, क्योंकि इनकी जो बातें थी, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, उन सबको भोगना पड़ा, तो हमको भी भोगना पड़ेगा, वो हमको भी सहना पड़ेगा ना, मेरी इस तरह की सोच है।
तो ये मेरे को पोडोफाइलम जैसे पर्सन लगे थे। तो मैंने इनको पहली रेमेडी जो दिया था वो पोडोफाइलम दिया था। तो पोडोफाइलम से इनको आराम आया था कुछ, लेकिन वो सफिशिएंट रिलीफ नहीं था कि एक जो हम जब भी सिमिलीमम देते हैं मेंटली और फिजिकली पेशेंट को एक ईज फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो मेरे को महसूस नहीं हुआ, तो इसलिए फिर मैंने इनको कार्सिनोसिन दिया था। तो ये जो केस है कार्सिनोसिन का है, और आगे अभी हम कार्सिनोसिन को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा रेमेडी है, तो इसको हम पॉसिबल नहीं है कि एक बीसी में एक सेशन में हम इसको पूरा कवर कर लें, लेकिन फिर भी जितना मैं कवर कर पाऊंगा उतना हम कवर करने का प्रयास करते हैं। तो हम आत्मन ऑफ कार्सिनोसिन, जो कार्सिनोसिन है उसका माइंड कैसा है, वो पर्सनैलिटी कैसा है, वो समझने का प्रयास करते हैं। अफेक्शनेट, माइल्डनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन, प्रेज, स्वीट टॉकर्स, एक्टिबिलिटी, पोलाइटनेस। तो ये जो क्वालिटीज हैं, जब भी आप ऐसे इंसान से बात करोगे, स्पेशली कार्सिनोसिन से करोगे, तुरंत आपको महसूस होगा ये। तो एफेबिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया ही कि बहुत ही प्लीजेंट रहना, ठीक है। दूध वाले के साथ भी जाके खड़े हो जाना कि तू तो मेरे साथ खड़े नहीं हुआ था, लेकिन तेरे को संकट आया है तो मैं तेरे साथ देख खड़ा हूं। तो ये कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कार्सिनोसिन के जो बहुत पॉजिटिव हम इनको बोल सकते हैं। अर्डेंट है, एक्सट्रोवर्टेड है, एक्सोर्बेंस है, स्माइलिंग है, कॉन्फिडेंट है, करेजियस है, सोशियबिलिटी है, कम्युनिकेटिव है, और एक्सपांसिव है। ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या होता है ना कि कार्सिनोसिन जो होता है वो बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, उसको बहुत क्लैरिटी रहती है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, बहुत प्रिकॉशियस होता है। इवन बच्चों में भी आप देखेंगे, अगर आप कार्सिनोसिन के रूब्रिक्स माइंड चैप्टर में जाके देखेंगे तो ढेर सारे ऐसे रूब्रिक मिलेंगे जहां पे आपको चिल्ड्रन वर्ड लिखा हुआ मिलेगा, कि मतलब जब वो डिपेंडेंट है, मच्योर नहीं हुए, तो वो उस एज में ही मच्योर हो जाते हैं। उस एज में ही वो ड्यूटी को, मतलब इतना ज्यादा सेंस होता है ड्यूटी को लेकर, बहुत ज्यादा ड्यूटी कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। ठीक है। तो प्रिकॉशियस भी होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल भी होते हैं। मतलब उनकी एज के जो बच्चे होते हैं, या जब वो बच्चे होते हैं उस टाइम पे जो उनके आसपास रहने वाले बच्चे होते हैं, उनसे ये बहुत आगे होते हैं हर चीज में, स्पेशली जो भी इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंट, मतलब हमारे माइंड से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो एक तरफ जो है कार्सिनोसिन जो है वो एकदम क्लैरिटी ऑफ माइंड रखता है, बहुत इंटेलेक्चुअल होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और बहुत प्रिकॉशियस होता है। प्रिकॉशियस मतलब पहले से ही उसको वो सब, जैसे हम बच्चों को बोल देते हैं कि यार ये तो मतलब बड़ों जैसी बातें करता है, जैसे बच्चों को मजाक में बोल देते हैं, तुम मेरे मतलब दादा हो क्या, मतलब इस तरह से बातें करते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कार्सिनोसिन बहुत ज्यादा सेंसिटिव इंसान भी होता है, बहुत इमोशनल इंसान भी होता है। तो उसके स्पोर्टिंग रूब्रिक क्या है, तो ये जो कैपिटल वाले रूब्रिक हैं ये सिंथेसिस के हैं, दूसरे जो हैं वो कंप्लीट के हैं। तो सेंसिटिव टू आर्ट, सेंसिटिव टू रिदम, सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म, सेंसिटिव ओपिनियन ऑफ अदर्स, सेंसिटिव टू रेप्रीमेंट्स, सेंसिटिव टू rudeness, affection अर्निंग फॉर, केयरेस्ट डिजायर टू बी, और रोमांटिक लव डिजायर फॉर। तो एक तरफ तो वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, दूसरी तरफ वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसीलिए हमारे पास एक रूब्रिक है, टैलेंटेड वेरी। ठीक है। तो कार्सिनोसिन जो है वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है, और ये जो टैलेंट जो है ये गॉड गिफ्टेड होता है, इननेट होता है। मतलब जैसे ही कार्सिनोसिन का जन्म होता है उसके जन्म के साथ ही गॉड गिफ्टेड होता है उसको ये। तो ये आगे हम समझेंगे जैसे जैसे कार्सिनोसिन का जर्नी करेंगे कि भगवान ने ये कार्सिनोसिन को ही ये टैलेंटेड क्यों बनाया है, और वो भी वेरी टैलेंटेड। वेरी टैलेंटेड में कुछ रेमेडीज और भी हैं, जैसे चाइना है, सल्फर है,
लेकिन टैलेंटेड वेरी में अकेली कार्सिनोसिन है। तो भगवान ने इसको ही क्यों टैलेंटेड वेरी में रखा है अकेले को फिलहाल अभी तक, ठीक है। या टैलेंटेड रूब्रिक अगर हम सोचें तो सल्फर है, चाइना है, कार्सिनोसिन है, ये 2 3 4 मेडिसिन ही क्यों है, ठीक है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसके कुछ रूब्रिक्स को समझना जरूरी है। डिलूजन्स, इमेजिनेशन, प्रोटेक्शन, डिफेंस, हैज नो, ठीक है। मतलब मैं एक ऐसा इंसान हूं, मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक तो जो वो कैंसर टिश्यू से बना है, कैंसर मियाजम भी है उसका, और दूसरा फादर की एब्सेंस है, ठीक है। तो फादर जो होता है वो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ही होता है। या मदर जो है वो हमको नर्चर करती है, हमको जन्म देती है, हमको हमारा पालन पोषण करती है। लेकिन फादर जो होता है वो हमारी हमको प्रोटेक्ट करता है, हमारी फैमिली को, बच्चों को। जो एक मैस्कुलाइन एलिमेंट होता है वो फादर की वजह से हमारे बीच आता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि उसको फादर का प्यार नहीं मिला, जब फादर का टच नहीं मिला, फादर की केयर नहीं मिली, गाइडेंस नहीं मिली, तो वो क्वालिटी उसमें डेवलप नहीं हो पाती है। तो आगे क्या है, डिलूजन, इमेजिनेशन, परसिक्यूटेड, वन इज बाय एवरीवन। परसिक्यूटेड जो रूब्रिक है वो बहुत बड़ा रूब्रिक है, लेकिन बाय एवरीवन ये छोटा है और इसमें कार्सिनोसिन है। मतलब उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो सब उसको परसिक्यूट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, क्योंकि उसके पास फादर नहीं है। आगे रूब्रिक देखिए, डिलूजन, इमेजिनेशन, लाइफ इज थ्रेटन्ड, ठीक है। तो लाइफ को खतरा है, उसकी जान को खतरा है। कैंसर में ऐसा ही होता है ना, कि एक तो उसका पता नहीं चलता है कि मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद पता लगता है कि हमको कैंसर है। और कार्सिनोसिन का कंट्रोल इतना जबरदस्त होता है अपनी इंटेलेक्चुअल सेल्फ के ऊपर और इमोशनल सेल्फ के ऊपर, कि वो डॉक्टर जो है इन्वेस्टिगेट करते हुए भी ये कर नहीं पाता है कि इसको यार कैंसर है या नहीं है। तो वो उस तरह से जो उसका कैंसर सेल है ना, वो भी उस तरह को खुद को छुपा लेता है, हाइड कर लेता है। जैसे कार्सिनोसिन की अडाप्टेशन होती है कि वो खुद को बचाने के लिए हाइड कर लेता है, छुपा लेता है, ठीक है। ये जो टैलेंट रूब्रिक है ये दुनिया को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना टैलेंट हूं, ये खुद को बचाने के लिए है दुनिया से, कि मैं ये जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है और मेरे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई डिफेंस नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, इसके बावजूद भी मेरे को बचाना है। तो वो कैसे बचाता है? ये जो उसकी इंटेलेक्चुअल सेल्फ है और उसकी एकदम इमोशनल सेल्फ है, दोनों में एकदम परफेक्ट बैलेंस करके वो चलता है। वो आगे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो अभी और कुछ रूब्रिक्स देखते हैं। एक्टिविटी, डिजायर, एक्टिविटी, क्रिएटिव, आर्ट, एबिलिटी फॉर, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड। तो ये जो परफेक्ट बैलेंस कार्सिनोसिन लेके आता है वो इसीलिए आ पाता है कि उसके पास आर्ट की एबिलिटी होती है, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है। तो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड क्या होता है? द एबिलिटी टू क्रिएट अ वर्क that pleasing to an audience. It refers to an individual's natural inclinations and ability to create aesthetically pleasing work, ठीक है, जो बहुत एस्थेटिक है, बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ innate talents and skills often associated with visual or auditory creativity, ठीक है। तो ये जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है उसमें एक आर्ट की एबिलिटी होती है, इतना आर्टिस्टिक तरीके से वो सब चीजों को परफॉर्म करता है कि सामने वालों को वो बहुत अडोरेबल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया, बहुत शोधिंग लगता है, ठीक है। तो ये सब करते हुए बहुत एम्बिशियस भी होता है कार्सिनोसिन, ठीक है। तो एम्बिशन इंक्रीज्ड, कॉम्पिटिटिव, एम्बिशन इंक्रीज्ड, मनी टू मेक। मतलब उसको अपनी इंटेलेक्चुअल और इमोशनल सेल्फ को बैलेंस भी करना है
अपने आईपीआर को भी साथ में साधना है, खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, खुद को डिफेंड भी करना है, डेथ से बचना है और अपनी एम्बिशंस को भी फुलफिल करना है। तो इसके लिए उसको एक मतलब परफेक्शन की जरूरत होती है, जो हमारे शंकरन सर ने भी लिखा है, बताया है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमको वो एडवेंचरस रूब्रिक में भी मिलता है, ठीक है। हेल्प पीपल अदर्स वांट्स टू हेल्प, हाई स्पिरिटेड, चीयरफुल, थंडर्स एंड लाइटन्स बैनिट, बुओयंसी और पॉजिटिवनेस। ठीक है, तो एडवेंचरस क्या है कार्सिनोसिन का, कि चीयरफुल, थंडर्स एंड लाइटन्स बैनिट, मतलब जब आसमान में बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान आया हुआ है, ठीक है, और मतलब जब भी ऐसा कुछ आता है तो नुकसान होता है। जब बहुत ज्यादा तेज कहीं बिजली कड़कती है, गिर जाती है, जब बहुत ज्यादा तेज आंधी होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, उसमें लोगों का नुकसान होता है। तो मतलब उसकी लाइफ की सिचुएशन जब ऐसी होती है कि कुछ भी नुकसान हो सकता है, तो वो अपनी हाई स्पिरिटेड नेचर के चलते चीयरफुल रहता है, ठीक है, बुओयंसी नेचर के चलते चीयरफुल रहता है। हाई स्पिरिटेड बोले तो जब मतलब आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी है, वैसी सिचुएशन में किसी भी इंसान की स्पिरिट जो है वो डाउन चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। ऐसी सिचुएशन, वैसी सिचुएशन में भी अपनी स्पिरिट को ऊपर उठा लेना। इसी तरह बुओयंसी, ये भी वही क्वालिटी है कि लाइफ में आपका ऐसा सिचुएशन आता है कि एकदम आप नीचे जाते हो, लेकिन बुओयंसी एक वो फोर्स है जो आपको वहां बिल्कुल नीचे से फिर एकदम ऊपर लेके जाती है। जैसे कई बार हमने देखा भी होगा कि हम बॉल को ऐसे पानी में, पानी की बाल्टी में ऐसे नीचे दबा के छोड़ते हैं, तो जैसे ही अपना हाथ उठाते हैं तो वो एकदम ऊपर की तरफ आती है। तो कार्सिनोसिन में ये चीजें भी रहती हैं। क्यों रहती हैं? क्योंकि वो पॉजिटिव भी है, मतलब नेगेटिविटी नाम की चीज ही नहीं है। और ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये एकदम कॉम्पनसेट जो कार्सिनोसिन है वैसा बता रहा हूं। अदरवाइज हम कार्सिनोसिन को कैसा पढ़ते हैं कि बहुत ही ज्यादा फैमिली की डोमिनेटेड है, डोमिनेशन है फैमिली की, बहुत ज्यादा हार्श अपब्रिंगिंग है उसका, उसका पालन पोषण जो हुआ है बहुत क्रूअल तरीके से, उस तरह से हुआ है, और उसकी वजह से वो अपने लिए बहुत बड़े गोल सेट कर लेता है, इतने बड़े गोल सेट कर लेता है जिनको हासिल करना बहुत दूर की बात होती है। लेकिन ये जो मैं आपको केस बता रहा हूं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, डोमिनेशन जैसा कुछ नहीं आया है, बल्कि इसने खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया। जो दो छोटे भाई हैं, उनकी शादी नहीं, उनकी शादी की, उनको सोना भी ज्यादा डाला, उनका बिजनेस अलग सेटअप करने में हेल्प किया, क्योंकि बिजनेस तो इसी के पास था पापा की डेथ होने के बाद। ये चाहता तो उनको उनके हाल पे छोड़ सकता था, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जितना कुछ भी ये ले सकता था, अपना मजे से जिंदगी जीता। लेकिन इस बंदे ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, ड्यूटी टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी है। तो लव नेचर फॉर, ठीक है, तो नेचर को बहुत सारे लोग हम होते हैं हम में से जो पसंद करते हैं, उनको नेचर बहुत अच्छा लगता है। तो इस रूब्रिक का मीनिंग ये इतना नहीं है। अगर हम इसका डीप मीनिंग देखेंगे तो लव फॉर नेचर मतलब नेचर क्या है, वो हमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करती, और वो जो जो हमको दे सकती है सब देती है। वो कभी नहीं बोलती कि मैं आपको फ्रूट दूंगी, आपको भोजन दूंगी, आपको ये दूंगी, आपको वो दूंगी तो आप ये करो। वो जो भी उसके पास अवेलेबल है वो हमको बिना किसी कंडीशन के अवेलेबल हो जाता है, हमको दे देती है बिना किसी कंडीशन के। तो इसी तरह जो नेचर फॉर लव फॉर नेचर की रेमेडीज हैं, ये जो इनके लव्ड वंस हैं, इनका आईपीआर है, इनके आसपास के जिनको वो प्यार करते हैं वो लोग हैं, दोस्त हैं, उनको उनके केयर है, उनका मतलब उनकी हेल्प है, वो सब बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते हैं कि यार ये मेरे को क्या देगा, ये उनके माइंड में नहीं होता है। तो लव फॉर फैमिली, ठीक है, अटैच्ड स्ट्रांगली टू अदर्स। अभी अटैच्ड वेरी रूब्रिक आ गया है जिसमें काफी सारी अराउंड 100 के आसपास रेमेडी है, लेकिन पहले इसमें कार्सिनोसिन और नेट्रम सल दो ही रेमेडीज थी। तो
आप इस रूब्रिक की इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि कार्सिनोसिन और नेट्रम सेल के हिसाब से ये रूब्रिक कितना इंपॉर्टेंट है। सेल्फलेसनेस, तो कार्सिनोसिन जो मैंने आपको नेचर फॉर लव, लव फॉर नेचर का बताया, तो सेल्फलेसनेस मतलब बिना सेल्फिश हुए, बिना खुद के बारे में सोचे, ये सबका करता है। और इतना करता है मर्जिंग ऑफ सेल्फ विद वंस एनवायरनमेंट, कि खुद को मर्ज कर लेता है अपने एनवायरनमेंट में, कि ये इसका पर्सनैलिटी क्या है, एकदम ही डीपर्सनलाइजेशन में चला जाता है। वो रूब्रिक यहाँ पे लिया नहीं है लेकिन उसमें चला जाता है। तो ये स्टेट तब का है जब वो सेल्फलेस होके अगर कॉम्पनसेट तरीके से कर रहा है तब भी ऐसे करेगा, ठीक है। अगर वो परिवार की, पेरेंट्स की डोमिनेशन की वजह से कर रहा है तब भी करेगा, ठीक है। तो इसके साथ क्या क्या रहता है, हार्मनी डिजायर फॉर रहता है, रिस्पॉन्सिव रहता है, मतलब कैसी भी सिचुएशन हो ना हो उसको रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्सिव टेकिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली इन चिल्ड्रन, मतलब बच्चों में भी इतनी मैच्योरिटी रहती है कार्सिनोसिन के कि वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास एक रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू अर्ली, एलिमेंट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू अर्ली, ठीक है। तो एंजाइटी अबाउट वंस फैमिली, एंजाइटी अबाउट हिज चिल्ड्रन, एंजाइटी हेल्थ अबाउट रिलेटिव्स ऑफ, anticipation relatives for his, anxiety others for loved persons, cares full of others about। तो जो हमारे मास्टर्स हैं वो आप देखिए कि कितना केयरफुली और कितना डीप अंडरस्टैंडिंग था उनका, कि एंजाइटी अदर्स फॉर लव्ड पर्सन्स, यहाँ पे पीपल नहीं है, पर्सन्स है, ठीक है, मतलब बहुत खास लोग हैं उसके जिनको वो बहुत प्यार करता है। केयरफुल ऑफ अदर्स अबाउट, केयरफुलनेस, चेकिंग ट्वाइस और मोर मस्ट चेक, मतलब एक बार चेक कर लिया, फिर दूसरी बार कर लिया, फिर तीसरी बार कर लिया, कि मिस्टेक की कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, कहीं करना मैं भूल तो नहीं गया। क्योंकि कैंसर जो पेशेंट होते हैं, जो सरवाइव करते हैं कैंसर पेशेंट, ठीक है, उनके बहुत लंबे लंबे फॉलोअप्स लिए जाते हैं, 5 साल 7 साल ना, तो पता चलता है कि 7-8 साल के बाद अचानक से फिर कोई कैंसर सेल बच गया था, अब फिर से रिकवर हो गया उनको कैंसर, ठीक है। तो इतने लंबे लंबे फॉलोअप्स इसीलिए लिए जाते हैं, इसीलिए इतने स्ट्रिक्ट सर्विलांस में उनको रखा जाता है कि कहीं फिर से रेकर ना हो जाए उनको कैंसर की समस्या। तो ये मॉर्बिडिटी है जो कार्सिनोसिन को बीमार गिराती है। वो क्या है, ओपिनियन ऑफ अदर्स, लॉन्गिंग फॉर गुड, लॉन्गिंग फॉर गुड ओपिनियन और एप्रिशिएशन लॉन्गिंग फॉर, ये दो रूब्रिक जो हैं ये उसको बीमार गिराते हैं। ये मतलब वो सब इतना जब करता है, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत पहले उठा लेता है, ठीक है, और मिस्टेक कोई ना हो, कोई गलती ना हो, बहुत परफेक्शन के साथ काम को करता है, बहुत अच्छे से हर चीज को अंजाम देता है। तो उसके बाद उसकी ये एक्सपेक्टेशन होती है उसके आईपीआर से कम उसका आईपीआर इसको रिकॉग्नाइज करे, उसको अप्रिशिएट करे कि हाँ भाई तूने ये काम बहुत अच्छे से किया। लेकिन उसका आईपीआर उसको अप्रिशिएट नहीं करता, गुड ओपिनियन नहीं देता। जैसा पेशेंट ने बोला कि इसके भाई क्या बोल देते हैं कि आपको तो समझ ही नहीं है, दुनिया ने तो बहुत पैसा कमा लिया। या फिर उसने एग्जाम्पल दिया कि आपके ही बच्चे हैं, वो बड़े होकर बोले कि आपको तो अकल ही नहीं थी, आपको तो कुछ पता ही नहीं था, ठीक है। तो फ्लैटर्ड, डिजायर टू बी, प्लीज अदर्स, डिजायर टू, ठीक है। तो कार्सिनोसिन क्या है ना कि सबको प्लीज करने में लगा रहता है, क्या मतलब आपके उसके रिलेशन में जो भी आ गया वो अपनी तरफ से उसके साथ रिलेशन कभी खत्म नहीं करेगा। और जब भी उसको कोई सॉरी डॉक्टर प्रवीण, हेलो जी, हाँ जी, डॉक्टर हाँ, प्रवीण, हाँ जी सर। हाँ आप 2 मिनट बचा है, अब वाइंड अप करने का कोशिश कीजिए, समय जी जी पूरा जी हो जी रहा है।
जी सर जी, ठीक है। तो वो प्लीज करता रहता है उन सबको। डांस डिजायर टू रिदम विद मार्क्ड सेंसेशन ऑफ, ठीक है। तो सबके इशारों के ऊपर वो नाचता रहता है। तो ये जो अडेप्टेशन वो लेता है, एडिक्टेड टेंडेंसी टू बिकम, तो मतलब वो इसका एडिक्टेड हो जाता है। तो वो ये जो बिहेवियर उसका होता है, बार बार इस बिहेवियर को करने की उसको हैबिट हो जाती है। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग, मेकिंग, पुटिंग नीड्स ऑफ अदर्स बिफोर देयर ऑन, suppression of natural inclination and desires, emotions suppressed, responsive without interest। तो दूसरों की नीड्स को वो आगे रख के चलता है और अपने को पीछे कर लेता है। अपनी नेचुरल जो डिजायर है उनको सप्रेस कर लेता है और बिना इंटरेस्ट के भी दूसरों को रिस्पॉन्स देता रहता है, दूसरों के अकॉर्डिंग चलता रहता है। ठीक है, लेकिन कार्सिनोसिन जो है वो क्वाइट डिस्पोजिशन रूब्रिक में नहीं है। तो अभी 2 मिनट बचा है, नहीं, सर ने कंक्लूड कर खत्म हो गया है। हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। आपको हम दूसरा सेशन एक और दे देंगे बाद में। अभी आप क्लोज जी करते हैं ना, तो जी आपका जी जी सेशन होता है, जी सर, क्योंकि हम वही लोग के पास समय नहीं है। हम लोग का अगला सेशन शुरू होने वाला है। तो जी थैंक यू प्रवीण, बहुत अच्छे अभी जी बता जी रहे थे, हमको अच्छा लगा। और अब हम लोग सेशन को हैंड ओवर करते हैं जी जी डॉक्टर फॉर द इंग्लिश सेशन। जी जी जी। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।